हेलो पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे ऑर्डर 2 सीपीसी के बारे में। ऑर्डर 2 सीपीसी हमें बताता है फ्रेम ऑफ सूट के बारे में, जिसका रूल 1 कहता है फ्रेम ऑफ सूट। सो एवरी सूट शैल बी फ्रेम्ड टू अफोर्ड। हर सूट जो फ्रेम किया जाएगा वो क्यों फ्रेम किया जाएगा? टू बी अ ग्राउंड फॉर फाइनल डिसीजन, ताकि कोर्ट फाइनल डिसीजन दे सके, और टू प्रिवेंट फर्दर लिटिगेशन, और फर्दर लिटिगेशन को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए। रूल 2 कहता है सूट टू इंक्लूड होल क्लेम। इसका मतलब ये है कि उस सूट में मान लो कि किसी का 50,000 रुपये का डैमेज हुआ है, प्लेंटिव का 50,000 रुपये का डैमेज हुआ है, तो उस सूट में वो जिसके खिलाफ वो सूट इंस्टीट्यूट कर रहा है, उस प्लेंट में वो 50,000 रुपये का लिखेगा कि भाई मुझे 50,000 रुपये का मुआवजा चाहिए। तो सूट इंक्लूड्स होल क्लेम बट में रेलिंक्विश। रेलिंक्विश का मतलब होता है कि कम हो सकता है। कौन से केस में कम हो सकता है? टू ब्रिंग इट विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। रेलिंक्विश हो सकता है, कम कब हो सकता है? जब उसको कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में लाना हो। जनरल रूल क्या है कि सूट में पूरा का पूरा क्लेम इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन दे दिया है कि अगर कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में लाना है तो आप उसको डिमिनिश कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका जो राइट इन्फ्रिंज हुआ है या फिर जो आपका डैमेजेस है वो आपका 1 लाख का डैमेजेस है, आपको 1 लाख का डैमेजेस चाहिए डिफेंडेंट से, लेकिन जो कोर्ट कॉम्पिटेंट है उसको ट्राई करने का, वो मामला ट्राई करने के लिए, उस कोर्ट के पास सिर्फ और सिर्फ 60,000 रुपये तक का ही ज्यूरिसडिक्शन है। उस कोर्ट के पास वो मतलब 60,000 रुपये तक का ही मामला देख सकती है, उसके ऊपर का मामला नहीं देख सकती। तो बाकी के जो बच्चे 40,000 हैं वो आप दूसरे कोर्ट में फाइल कर सकते हो। इसी को रेलिंक्विशमेंट कहते हैं कि आपने उस कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में आप ले आए, आपका मामला 1 लाख रुपए तक का था, आपको चाहिए 1 लाख रुपए डिफेंडेंट से, लेकिन अब कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन सही नहीं बैठ रहा था, तो आपने 60,000 का मामला एक कोर्ट में दे दिया और 40,000 का मामला एक कोर्ट में दे दिया। लेकिन ये तुरंत ही होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी डिले होता है इस चीज़ में, जैसे मान लो 60,000 का मामला एक कोर्ट में कर दिया, 40,000 का मामला फिर किया ही नहीं, ठीक है, कुछ समय बाद किया, तो अगर आप कुछ समय बाद वही सेम सूट फाइल करते हो तो वो कोर्ट नहीं मानती है, तुरंत ही आपको दोनों कोर्ट में वो मामला फाइल करना होगा। फिर इसका सब रूल 2 कहते हैं रेलिंक्विशमेंट ऑफ पार्ट ऑफ क्लेम, ही शैल नॉट आफ्टरवर्ड्स स्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ द पोर्शन सो ओमिटेड और रेलिंक्विश। यही मैंने आपको बताया कि आफ्टरवर्ड्स वो स्यू नहीं कर सकता उस पोर्शन के लिए जो उसने छोड़ा। जैसे 40,000 का पोर्शन अगर उसने छोड़ा था तो वो बाद में स्यू नहीं कर सकता। जब उधर 60,000 का मामला फाइल कर रहा है तो दूसरे कोर्ट में 40,000 का मामला तुरंत फाइल कर दे। फिर सब रूल 3 कहता है ओमिशन टू स्यू फॉर वन ऑफ सेवरल रिलीव्स इन द रिस्पेक्ट ऑफ सेम कॉज ऑफ एक्शन, ही मे स्यू फॉर ऑल और एनी ऑफ द रिलीव। सेम कॉज ऑफ एक्शन है तो स्यू कर सकता है एक या एक से ज़्यादा रिलीव के लिए, बट इफ़ ही ओमिट्स विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट। लेकिन अब वो ओमिट कर देता है, जैसे मान लो 40,000 का मामला उसने दायर ही नहीं किया, कहीं पे उसने 40,000 का सूट फाइल नहीं किया, ठीक है, दूसरे कोर्ट में, और इस चीज़ को करने के लिए उसने कोर्ट की परमिशन भी नहीं ली है, तो ही शैल नॉट आफ्टरवर्ड स्यू फॉर एनी रिलीफ सो ओमिटेड। तो एक बार उसने ओमिट कर दिया, ओमिट का क्या मतलब होता है कि ये काम आपको करना था, ये ड्यूटी थी आपकी और उसके बाद आपने नहीं किया, तो उसको हम लोग ओमिशन बोलते हैं। तो अगर आपने एक बार ओमिट कर दिया है और कोर्ट की परमिशन नहीं थी तो वहाँ पर आप दोबारा से सूट फाइल नहीं कर सकते उस 40,000 के मामले के लिए। फिर रूल 3 कहता है ज्वाइंटर ऑफ कॉजेस ऑफ एक्शन। इसे समझाने की ज़रूरत नहीं है, इस रूल में सिर्फ इतना बताया है कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट को सेम कॉज ऑफ एक्शन अगर है तो सेम सूट में ज्वाइन कर सकते हैं। वेन यहाँ पर जो याद रखने वाली बात है इस रूल में वो ये है, इसका सब रूल 2 कहता है व्हेन यूनाइटेड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट शैल डिपेंड ऑन द अमाउंट एट द डेट ऑफ इंस्टीट्यूटिंग द सूट। जो ज्यूरिसडिक्शन है कोर्ट का वो किस पे डिपेंड करेगा? जिस दिन सूट इंस्टीट्यूट किया गया था उस दिन क्या अमाउंट था उस सूट का, उस पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल कि भाई कोई कोर्ट है जो 1 लाख तक का मामला देख सकता है, ठीक है, अब 1 लाख तक का आपका मामला था, आपने जाकर के उस कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट कर दिया, फिर जब केस चलते चलते आगे बढ़ते बढ़ते वो मामला हो गया 2 लाख रुपए का, ठीक है, तो यहाँ पर ये नहीं कहा जाएगा। अब जब उसकी डिग्री पास होने वाली है तो कोई भी डिफेंडेंट ये नहीं कह सकता या कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि भाई
2 लाख का मामला, अब तो 2 लाख का मामला हो गया है और ये कोर्ट के पास जो पावर है वो तो सिर्फ 1 लाख का मामला ट्राई करने की पावर है, ऐसा नहीं कह सकते। इसी वजह से यहाँ पर मेंशन्ड है कि जो ज्यूरिसडिक्शन है कोर्ट का वो डिपेंड करेगी जिस समय सूट इंस्टीट्यूट हुआ था उस समय क्या अमाउंट था उस सूट का, उस पर डिपेंड करेगी, ना कि जब केस चलते चलते मामला अगर 2 लाख का क्या 5 लाख का हो जाता है तो उसमें ऐसा नहीं है कि कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। जिस समय इंस्टीट्यूट किया था उस समय 1 लाख थी ना, बस उतना सफिशिएंट है। फिर बात करते हैं ओनली सर्टेन क्लेम्स टू बी जॉइंड फॉर रिकवरी फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का रिकवरी कराना है तो यही कुछ क्लेम्स हैं जिनमें प्लेंटिफ और डिफेंडेंट को ज्वाइन किया जा सकता है, और किसी और क्लेम में प्लेंटिफ और डिफेंडेंट को इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए ज्वाइन नहीं किया जा सकता। तो अगर क्लेम फॉर मीन प्रॉफिट्स है तो ज्वाइन किया जा सकता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस है, डैमेजेस अगर उससे क्लेम करने हैं तो किया जा सकता है, और अगर रिलीफ सॉर्ट करना है ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन तो ज्वाइन किया जा सकता है। रूल 5 सेज क्लेम्स बाय और अगेंस्ट एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और हायर। देखो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ऊपर ऊपर से। तो दिस रूल प्रोहिबिट्स द ज्वाइनिंग इन वन सूट। ये रूल प्रोहिबिट करता है एक सूट में ज्वाइन करने से। किसको ज्वाइन करने से? अगर क्लेम है बाय, या तो एग्जीक्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर ने क्लेम, एग्जीक्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर और हायर ने क्लेम किया है, या उनके अगेंस्ट कोई क्लेम हुआ है तो उनको ज्वाइन नहीं किया जाएगा। ये वाला रूल प्रोहिबिट कर देता है। एज सच दैट इज हिज रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी एक्सेप्ट व्हेन। यहाँ पर तो पहले बताया कि नहीं कर सकता, लेकिन अब कौन से केसेस में कर सकता है तो वो है द क्लेम्स बाय और अगेंस्ट हिम इन हिज पर्सनल कैपेसिटी, अगर पर्सनल कैपेसिटी में है, और अलेज्ड टू अराइज विद रेफरेंस टू द स्टेट ही रिप्रेजेंट्स तो कर सकता है, और द क्लेम्स आर सच दैट ही वॉज एंटाइटल्ड टू और लाइबल फॉर देम जॉइंटली विद द डिसीज्ड whom ही रिप्रेजेंट तो कर सकता है। ये 2 केसेस हैं जिसमें कर सकता है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर बात करते हैं रूल 6 की। ये हम लोग ऑलरेडी ऑर्डर 1 में भी पढ़ चुके हैं। पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल, कि अगर जॉइंडर एम्बेरस करता है या डिले करता है ट्रायल को तो कोर्ट जो है वो ऑर्डर कर सकती है सेपरेट ट्रायल के। जॉइंडर कौन? तो जॉइंडर ऑफ पार्टीज़ जो हैं, जो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट को ज्वाइन किया गया है, अगर उनमें से कोई भी प्लेंटिफ या कोई भी डिफेंडेंट अगर उस ट्रायल को एम्बेरस करता है या डिले करता है तो कोर्ट जो है ऑर्डर करेगी कि आप जा करके अपना सेपरेट ट्रायल करें। फिर रूल 7 कहता है ऑब्जेक्शंस एज टू मिसजॉइंडर। इसे भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ऑब्जेक्शंस शैल बी रेज एज अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। अगर कुछ भी ऑब्जेक्शन रेज करना है जॉइंडर ऑफ पार्टीज़ को लेकर के, मिस जॉइंडर को लेकर के, तो जितनी जल्दी हो सकता है उसे रेज़ किया जाए। ये ऐसा नहीं होगा कि अब जब डिक्री पास होने वाली है तब ऑब्जेक्शन रेज़ कर रहे हैं कि यहाँ इस पार्टी का जो है मिस जॉइंडर हुआ है, ऐसा नहीं चलेगा। कोर्ट ये मानेगी कि अगर आपने अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं दिखाया तो हम मानेंगे कि आपने जो अपना राइट है ऑब्जेक्शन रेज़ करने का उसे वेव ऑफ कर लिया है, ठीक है। सो ऑब्जेक्शंस नॉट सो टेकन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन वेव्ड। सो आई होप आप लोग को ऑर्डर 2 क्लियर हो गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।